अच्छा आगे आता है सियाक व सबाक। सर बहुत बड़ा रोल है सियाक व सबाक को फॉलो करेगा। 15 नंबर का सवाल होता है, 13 तो मैक्सिमम बच्चों की आएंगे, 90% बच्चों के 13 नंबर ही आएंगे। भाई आप ये पैराग्राफ सारे सबक के लिए याद कर लें, जहां से भी पैराग्राफ आए सियाक व सबाक में ये लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। बच्चे लिख देते हैं खतूते गालिब, बच्चे लिख देते हैं मकतूबाते गालिब, मतलब सबका एक है, लेकिन हम पाबंद है उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और बच्चे सवाल कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर उर्दू की हमारी तैयारी रुक गई है, बताइए ज़रा अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम किस तरह तैयार करेंगे। तो खाबर साहब को आज रमज़ान मुबारक भी आप सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। और आज मैंने खाबर साहब को फिर पकड़ लिया कि जी बच्चों के जो सवालात हैं उनकी तैयारी जो है वो करवा दें और पूछते हैं इनसे कि आज ये कौन सा सवाल लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। जी खाबर साहब, बच्चे बड़े कीन हैं, बड़े बच्चे परेशान थे कि सर बताइए जी हमारे लिए अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक्स है। हमने कमेंट्स आ रहे थे, कभी कोई ऐसे का कमेंट आ रहा था, कोई मजमून लिखा रही है और ये फलां चीज़ें। तो आज बच्चों को बताइए इनके लिए कौन सा सवाल आप लेके आए तैयारी के लिए। जी सर, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। रमज़ान में भी आपने कोशिश जारी रखी, इंशाल्लाह जारी रहेगी। हमारा मकसद है कि बच्चों का भला हो। जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपको बहुत से मैसेज बच्चों की आए, आपने 3-4 दफ़ा मुझे पूछा कि ये एक सवाल है 15 नंबर का सबक की जो पैराग्राफ आता है तशरीह का, बहुत बच्चों ने पूछा। सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह करनी, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैट्रिक में सियाक व सबाक करवाते नहीं हैं, ठीक है सर, और फर्स्ट ईयर में आके बच्चों को इससे वास्ता पड़ता है और हम बताएंगे आज नई चीज़ है यानी बच्चों के लिए। हाँ, नई सियाक व सबाक जो है वो नई चीज़ है मैट्रिक वाले बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में आते हैं। अच्छा ये इंशाल्लाह ये बताएंगे कि किस तरह इसमें से इंशाल्लाह जो इसको फॉलो करेगा। 15 नंबर का सवाल होता है, 13 तो मैक्सिमम बच्चों की आएंगे, 90% बच्चों के 13 नंबर ही आएंगे। और कुछ बच्चे इंशाल्लाह जो बेहतरीन बच्चे हैं, अच्छे सभी अच्छे होते हैं जी जी, लेकिन किसी की एक्सेल हाई अच्छी है, उनके नंबर 14 आएंगे इंशाल्लाह, 14 नंबर आएंगे। किस तरह लेने इंशाल्लाह 14 नंबर, 13 तो कह रहे हैं जी कन्फर्म आएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक और फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 13 तो लाजमी है। बाकी आपकी लिखाई और उसको प्रेजेंटेशन को बेहतर बना के 14 नंबर इंशाल्लाह जो है वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक नंबर आपका वो भी एग्जामिनर की मजबूरी होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले एक सवाल होता है दर्जैल इक्तबास की या पैराग्राफ की सियाक व सबाक के हवाला से तशरीह कीजिए। ठीक है सर। सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी तहरीर कीजिए। 1 नंबर का सबक का उन्वान, 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम, ठीक है, 3 नंबर का सियाक व सबाक और 10 नंबर की तशरीह। हम एक एक बात करेंगे, ये आपके सामने बिलावल साहब इसकी तस्वीर भी लगा देंगे। अच्छा, सबसे पहले लिखना होता है सबक का उन्वान। ठीक है। अच्छा, सबक का उन्वान बच्चे लिखते हैं सबक का नाम, गलत तो नहीं करता, लेकिन बेहतर ये है कि लिखा जाए सबक का उन्वान। उन्वान बेहतर है। हाँ, उन्वान बेहतर है। आगे कॉलन की अलामत राब्ता की लगा के आगे आपने लिखना है जो सबक का उन्वान पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है ना, उस पे जो लिखा होता है हम उसी के पाबंद हैं। एग्जैक्ट वही लिखना। हाँ जी, एग्जैक्ट वही लिखना। जिस तरह अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पुरानी फसीर में सबक था उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, वो बच्चे लिख देते उसवा हसना या अखलाक नबवी, तो दरूद नहीं लिखते आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो लिखा हुआ है वहाँ। हाँ, वो लिखा हुआ है, हम पाबंद है उसके, लेकिन वो ठीक तो कर देता है। लेकिन कोई सच्चा आप जैसा आशिक रसूल बैठा हो ना, फिर वो नंबर काट लेता है उसका आधा कि इसने पूरा दरूद नहीं लिखा। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसके ऊपर जो उन्वान लिखा है अब उसके पाबंद है। एग्जैक्ट फर्क। हाँ, जिस तरह वो एक सबक है हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर मकातीब गालिब, बच्चे लिख देते हैं खतूते गालिब, बच्चे लिख देते हैं मकतूबाते गालिब, मतलब सबका एक है, लेकिन हम पाबंद है उसके। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, ये गलती नहीं करनी। सबसे पहली बात, बड़ी अहम बात बताई मैंने आपको, ये गलती नहीं करनी। जो टेक्स्ट बुक पे लिखा आप उसी के पाबंद है। दूसरा, मुसन्निफ का नाम, जो मुसन्निफ का नाम होता है जो पूरा लिखा होता है वहां पे लिखें। वैसे तो बोर्ड की तरफ से हदायत होती हैं कि जो नज़म के अशार की तशरीह या गज़ल के अशार की तशरीह ना, बच्चे ने शायर का तखल्लुस भी लिखा उसका नंबर दे दें, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि पूरा नाम लिखें जो वहां पे लिखा होता है। 1 नंबर सबक का उन्वान, 1 नंबर मुसन्निफ का नाम। अच्छा, कुछ टीचर करवाते हैं सिन्फ और माखज़ कि ये सिन्फ और माखज़ लिखना चाहिए, या मैंने नहीं लिखवाया बच्चे को। देखें, ये सिन्फ और माखज़ का नंबर कोई नहीं होता। ये इम्पैक्ट अच्छा होता है मुतासर करने के लिए या ये बताने के लिए कि मेरा पूरा अबूर है सबक पे, मुझे पता है कि ये सिन्फ नसर के लिहाज से क्या है, अफसाना है, सफ़रनामा है, मजमून है, इंशाइया है, सीरत नगारी है, खुतबा है, क्या है, आप वो बता सकते हैं। या माखज़ अखज़ कहाँ से किया गया, लिया कहाँ से गया, किस किताब से सबक लिया गया, वो लिख सकते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं होता। ठीक है,
اگر لکھنا ہے تو ٹھیک لکھنا ہے, ادروائز آپ نے غلط نہیں لکھنا. یہ بات نوٹ بچے غلط لکھ کے جان بوجھ کے نمبر کٹوانے ہاں غلط لکھنا ہے, وہ برا امپیکٹ, نمبر تو نہیں کٹے گا, برا امپیکٹ پڑے گا, امپیکٹ خراب کیونکہ اس کا نمبر ہے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے سبق کا عنوان کا اور مصنف کے نام کا. اچھا آگے آتا ہے سیاق و سباق. سر بہت بڑا رول ہے سیاق و سباق. اچھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بچے بہت گیڑے دیتے ہیں, جو پیراگراف تشریح کے لیے آتا ہے اسی کو اٹھا کے سیاق و سباق میں لکھ دیتے ہیں. بھائی پھر مقصد 3 نمبر آپ کو ایسے تو نہیں دے گا, ایسے نہیں دے گا, کھچڑی پکی پکائی حلوہ آپ کو دے دے اٹھا کے لکھ دیں. یہ بچے بڑی غلطی کرتے ہیں, سیاق و سباق کے مطلب کا ہی نہیں پتا بچوں کو. میرے بچوں کا, اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں, کسی کے بچوں کی نہیں. سیاق و سباق سیاق کی زبان کا لفظ ہے, سباق کی زبان کا لفظ ہے. سیاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہلے, ٹھیک ہے, سباق عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے بعد میں. ٹھیک ہے, جو پیراگراف ہے اس سے پہلے کیا سٹوری ہے, جو بعد میں اس کے بعد کیا سٹوری پڑی ہے, یہ پوری سٹوری اس کو آپ نے مختصر بتانی ہوتی. اچھا بچے سمجھتے ہیں کہ درمیان سے اگر پیراگراف آیا ہے نا جو تشریح کے لیے دیا ہے ایگزامینر نے, تو جو کتاب کے اندر اس سے اوپر ایک پیراگراف ہے تھوڑا سا اس کے اندر سے لکھنا ہے, اور اس سے نیچے جو نیچے پیراگراف ہے اس میں سے لکھنا ہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں کرنا, بلکہ جو پیراگراف درمیان سے آیا اس سے اوپر جتنا سبق پڑا اس کی مختصر سٹوری. میں اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتا, پیراگراف بہت زیادہ ہیں, اسباق بہت زیادہ ہیں. شرح سرمایہ اردو یا دوسری کتابوں والوں نے تقریباً ٹھیک لکھا ہوتا ہے, بچے کا ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ سیاق و سباق کیسے نکالتے ہیں. سیاق کا مطلب پہلے, سباق کا مطلب پہلے بعد میں. اچھا ٹیچرز, ہمارے ٹیچرز, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم جان چھڑواتے ہیں, وہ شرح پہ لکھا ہوتا ہے کامن پیراگراف نکال کے, بھئی آپ یہ پیراگراف سارے سبق کے لیے یاد کر لیں, جہاں سے بھی پیراگراف آئے سیاق و سباق میں یہ لکھ دو, نمبر مل جائیں گے 2. چلیں ٹھیک ہے, ہم نے 3 نمبر دلوانے جی. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ کریں گے کہ اگر وہ درمیان سے پیراگراف آتا ہے ہم لکھیں گے تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف بیان کرتے ہیں. وہ جو اوپر سبق پڑا ہوا ہے پورا صفحہ 1.5 صفحہ یا 2 صفحات, ان کا وہ مرکزی خیال, اس کا وہ نچوڑ, اس کی وہ سٹوری, کہانی, محصل, خلاصہ, وہ مختصر 5-6 لائنوں میں لکھنا ہے. یہ تجربہ میرے بتانے سے نہیں ہونا, یہ تب ہوگا بچوں جب آپ شرح سے کوئی 5-7 پیراگراف کے سیاق و سباق بنے ہوئے پڑھ لو گے, انشاءاللہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے خلاصہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. سیاق و سباق لکھنے کے لیے خلاصہ لازمی یاد کیا کریں, نظم کا, سبق کا خلاصہ بالکل یاد کیا کریں, آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے اس سے. یہ پڑھتا ہے خلاصے پھر نمبر لگاتا ہے, یہ پہلے میں لیکچر دے چکا ہوں. اچھا آپ لکھیں گے تشریح طلب, درمیان سے پیراگراف آیا ہے, تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 5-6 لائنیں لکھیں جو پہلے اس کا مرکزی خیال ہے. اچھا اس کے بعد بھی صفحہ 1.5 صفحہ یا 2 صفحات پڑھیں, پھر آپ لکھیں تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں. پھر وہ 5-6 لائنیں آپ نے اس کی نچوڑ, مرکزی خیال لکھنا ہے, اینڈ تک وائنڈ اپ کریں, جہاں پہ سبق وائنڈ اپ ہو رہا ہے وہاں تک لکھیں. یہ آپ کی کوئی 12 لائنیں ٹوٹل ہو جائیں, کافی ہوتا ہے. لیکن سیاق و سباق ایک ہی پیراگراف میں لکھنا لازمی ہے. کچھ بچے کرتے ہیں سیاق کی ہیڈنگ الگ دیتے ہیں, سباق کی الگ دیتے ہیں, وہ غلط طریقہ کار ہے. اچھا وہ الگ الگ کر دیتے ہیں, الگ نہیں, غلط طریقہ. میں اس کے نمبر نہیں دیتا. ساتھ چیزیں نوٹ کرتے جائیں. پیراگراف ایک, سیاق و سباق کا مطلب ایک ڈبہ ہوتا ہے, ایک پیراگراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ 12 لائنوں کا پیراگراف آپ نے جاندار سنگل پیراگراف ہونا ہے, اس میں آپ نے الگ الگ لائنیں نہیں لائنیں بنانی. اچھا وہ پیراگراف جس طرح یہ دیکھیں بیٹی, ہاں یہ لگائیں, یہ دیکھیں آپ نے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز لکھنی ہوتی ہے تشریح طلب اقتباس سے پہلے کیا, تشریح طلب اقتباس کے بعد کیا لکھا ہے. یہ تیسری لکھنی ہوتی ہے تشریح طلب اقتباس تقریباً کہاں سے سبق کے لیا گیا ہے. اسے پتہ ہو ایگزامینر کو, بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ درمیان سے لیا گیا ہے, شروع سے لیا گیا ہے یا آخر سے لیا گیا ہے, یہ بھی بتائیں. اب وہ 3 نمبر لگائے گا پورے بچے کا. بچے کا بھائی پورا تجربہ ہے, بچے نے پڑھا ہے, بچے نے کامن پیراگراف عام سٹوڈنٹس کے لیے طرح نہیں کیا, بچے نے محنت کی ہے. پھر وہ نمبر آپ کے لگائے گا انشاءاللہ 3 نمبر. یہ دیکھیں جس طرح پہلے, بعد اور یہ درمیان یا آغاز سے لیا گیا, یہ ہائی لائٹ کیے ہیں, لفظ ہائی لائٹ کریں, آپ نمایاں کر دیں, پتہ ہو اس سے سیاق و سباق کے میننگ کا پتہ ہے. اچھا سر ایک بچے کہتے ہیں یہ تو درمیان سے پیراگراف آیا تھا, اگر پیراگراف ہی پہلا آ جائے پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, سیاق کہاں گیا, سیاق کہاں گیا. دیکھیں آپ اردو کے بندے نہیں, آپ اردو کے بندے نہیں. بڑا مزہ آیا آپ کی بات سن کے سر, آپ نے کمال بات کی. یہ بچے بہت اچھا سوال, ٹاپر بچہ کرتا ہے یہ سوال. اچھا وہ پہلا پیراگراف ہے سیاق کہاں گیا, ہم لکھیں گے تشریح طلب اقتباس سبق کا پہلا اقتباس ہے یا پیراگراف ہے, لہذا اس کا سیاق نہیں ہے. اس کا 1 نمبر مل جائے گا, بچے کو پتہ ہے بھی سیاق نہیں ہے. بیٹا لکھنے یہ بات بڑی اہم, سر نے بتا دی آپ کو یہ. اچھا تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں, پورا سبق پڑھا ہوا ہے,
हाँ जी, वो सारा उसी में आ जाएगा। उसकी स्टोरी पूरी लिखनी है आपने, वो मरकजी ख्याल वही 10 लाइनों का। अब बच्चे कहते हैं 6 लाइन नहीं, वो 10 से 12 लाइनें आपकी लाजमी होनी चाहिए, उसको वाइंड अप करें। वाइंड अप करना ही आपका फन है। जिस तरह आप वो मुख्तसर नहीं करते, तलखीस खुलासे शॉर्ट करते, इसी तरह इसको भी मुख्तसर आपने करना है। अच्छा सर, अगर आखिरी इक्तबास आता है, ऊपर पूरा सबक पड़ा हुआ है, आप लिखेंगे तशरीह तलब इक्तबास से पहले मुसन्निफ बयान करते हैं, फिर आप उसकी वो 10 से 12 लाइनें पूरे वो स्टोरी लिख देंगे कहानी। और इसमें भी बताना पड़ेगा कि ये क्योंकि आखिरी है, नहीं ये 10 लाइनें लिख के फिर लिखेंगे तशरीह तलब इक्तबास सबक का आखिरी इक्तबास है, लिहाजा इसका सबाक नहीं है। सबाक नहीं है, ठीक है। आप बात समझ आ गई? मैं भी समझ गया, मेरे ख्याल में आप सारे भी समझ गए। हाँ, अगर बेटा आपने बेहतरीन नंबर लेने, 3 लेने हमने, फिर हमने वो गंद शंद नहीं मारना, बेहतरीन एक डब्बा, एक पैराग्राफ, लफ्ज पहले को हाईलाइट करें, बाद को हाईलाइट करें, और कहाँ से आगाज से, दरमियान से या आखिर से लिया गया है ये हाईलाइट लाजमी करें, और इनको दुआएं दें जो आपके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सर आपकी एफर्ट है, आप माशाल्लाह बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं ये बहुत दुआएं दे रहे होते हैं आपको, बहुत ठीक है, कमेंट्स में भी दे रहे होते हैं, मुझे मैसेज करके भी, और बहुत कुछ सीखने को सर मिला। दूसरी बात, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे होते हैं, हमें कुछ सिखाएंगे, हम सीखेंगे। मेरी बात हरफ आखिर नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहता कभी स्टूडेंट को या टीचर को, ये मेरी बात, हम वो तजर्बा शेयर कर रहे हैं जो बच्चों के 96, 95, 97 नंबर है। सारे मेरे भाई हैं, सब मुझसे ऊपर हैं, और सारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह हमारे अपने बच्चे, हम सबका ओवरऑल के बच्चे जी, हमारे बच्चे। मुझे आपने दिखाया कि वो सर माशाल्लाह वो मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि बच्चों का फायदा हो रहा है। जी जी बिल्कुल, बच्चे देख रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा बेटा, ये 5 नंबर हो गए। हाँ 5 नंबर हो गए। अब तशरीह की तरफ आ जाएं। अब तशरीह के लिए आपने लफ्ज़ तशरीह लिखना है, उसके आगे तफसीलिया की लामत आई, कोलन एंड डैश, वो लामत लगाएं, तशरीह का आगाज़ करें। अच्छा, टीचर बच्चों को कह देते हैं शायर का तारुफ लिखें, तशरीह के वो आगाज़। अच्छा, तारुफ उसका उसने लिखना होता है, आपने लिखना होता है उसका उसलूब, 3 से 4 लाइनें, उसका अंदाज़े तहरीर, उसकी तहरीर में खूबियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, शायर के अंदाज़े तहरीर कैसा है, वो शरह पे भी लिखा होता है, वो मुश्किल नहीं है, ना ही कोई हदीस में आया कि वो लिखना लाजमी है। बच्चों के ऊपर बर्डन भी नहीं मैंने डालता, अच्छे बच्चे जो लिख सकते हैं लिखें, अच्छा इम्पैक्ट है, अच्छा असर है। ये तशरीह शुरू तशरीह के आगाज में नहीं, ये सबक की है, नज़म की किसी? सबक की तशरीह की बात, सबक की तशरीह। ये सबक की तशरीह में नज़म की तशरीह में भी लिखना है शायर का, गज़ल की तशरीह में भी लिखना है शायर का, लिखना है। अच्छा, सबक की तशरीह में आप 3, 4, 5 लाइनों का, 4 लाइनों का मुसन्निफ का जो तारुफ है उसका वो उसलूब लिखें लाजमी, उसका अंदाज़े तहरीर, उसकी खूबियाँ आप लाजमी लिखें। ये 3, 4 लाइनों में लिखी हुई हैं, ठीक है, अलग से हेडिंग नहीं तारुफ की, तशरीह के अंदर ही लिखना है। अब तशरीह शुरू कर देनी है। बेटे तशरीह में फॉल्ट कहाँ पड़ता है, एक तो बच्चे इररेलेवेंट बातें लिखना शुरू कर देते हैं। सर बात काट रहा हूँ, ये वही सवाल चल रहा है अभी वही सवाल चल रहा है, एक ही सवाल, 15 नंबर का सर, 15 नंबर का ना सवाल, 15 नंबर का। हाँ, अब 10 नंबर की तशरीह रहेगी, ठीक हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब ये पहले तशरीह की, पहले मैं बिलावल साहब को मैं बता दूं, आपको भी बता दूं कि तशरीह का आगाज करना है, कॉलन एंड डैश की इलामत लगानी तफसीलिया की, फिर तशरीह का आगाज करना है, 4-5 लाइनें मुसन्निफ का तारुफ, उसका उसलूब, उसकी जो तहरीर, उसमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती। बेटा फिर पैराग्राफ की तशरीह शुरू कर दें। बच्चे क्या करते हैं, तशरीह के अंदर पूरा खुलासा लिखाते हैं। अगर खुलासा ही लिखना है तो फिर 10 नंबर का खुलासा अलग से देने की जरूरत क्या है। अच्छा, वो बातें घुमाना शुरू कर देते हैं, पटरी से उतर जाते हैं, डी ट्रैक हो जाते हैं। भाई ये बात ठीक है, उसके पास टाइम नहीं होता, वो एग्जामिनर जो है वो जल्दी जल्दी चेक करता है, लेकिन फिर भी उसकी नजर होती है, पता चल जाता है, गप लगाएं, लेकिन हद से ज्यादा गप्पी बनने की कोशिश ना करें। आपको पता होना चाहिए, पैराग्राफ से मुतल्लिक लिखें। हाँ, सबक के अंदर जो कड़ियां मिलती हैं पैराग्राफ की, पैराग्राफ के अंदर से बातें मिलती हैं, वो लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, गप भी लगा लें, लेकिन गप जो है वो इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपने तशरीह करनी है, पैराग्राफ ही की तशरीह करनी है, और पैराग्राफ की सूरत में करें, खूबसूरत तरीके से, जहां जरूरत हो वहां हवाला लिखें। हवाले के बारे में मैंने बताया सारी प्रेजेंटेशन। शेर है तो बैत की इलामत लगानी है आपने, और अगर कोई कॉल हदीस है तो इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, जहां हवाला बनता है वहीं लगाएं। टीचर कह देते हैं तशरीह में 6 हवाले, 7 हवाले, 8 हवाले। बेटे हवाला तब होता है, मैं आपको गुफ्तगू सुना रहा हूं, जहां मुझे कुरान की हदीस की दलील की जरूरत पड़ेगी वहीं दूंगा, वहीं देनी। ऐसे मैं नहीं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। जहां बनती है वहां आप हवाला लगाएं। हवाला लगाने से अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन ज्यादा हवालों की जो वो भरमार होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सुर्खी सर ये मेकअप होता है। हाँ जी, हवाला ना, जिस तरह हम शादी पे जाते हैं, जिस तरह माशाल्लाह आप ड्रेसिंग करते हैं,
बड़े माशाल्लाह वो ड्रेसिंग वेस्ट कोट वो सिलाई है आपने वो एक जैसी, तो हम निखरते हैं, समरते हैं फंक्शन पे निखार जाने आता है। पे। इस तरह पेपर को भी निखारना होता है, जिस तरह दुल्हन को सजाते हैं, मेकअप करते हैं, इसको भी मेकअप करना होता है। सुर्खी कहाँ लगाएंगे? जहाँ बनती है लिपस्टिक। आपको बड़ा तजर्बा सुर्खी का। अच्छा कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ सर पे को तजर्बा सुर्खी जहाँ लगाने पे का। बनती वहां पे। ये ऐसे सुर्खी इधर भी लगा दो, इधर बुरी लगेगी ना, ऐसी इधर भी सुर्खी उधर ही लगा। जहाँ पे लगाना है वहां पे। हाँ, बड़ी खूबसूरत। जितना अच्छा। ये तशबीह दे के समझाने की हाँ। कोशिश कर रहे हैं। बेहतर बाकी इंसाफ कर रहे पेपर थे जो हम। दिखता है वो बिकता है। सर रेडी पे जाते हैं आजकल सेब लेने के लिए या माल्टे लेने के लिए, तो हमें जो नजर आ रहा था हम उसी के पास, अच्छे के पास जाते अच्छे के हैं। पास। एग्जामिनर को जो चीज नजर आएगी ना, अच्छा नजर आएगा। हर बच्चे के 97 नंबर नहीं आते हमारे भी। जी बिल्कुल आपको पता है 8-10 बच्चे होते हैं 95, 96, 94 वाले, 97 बिल्कुल वाले। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये वो पेपर नुमाया होते हैं ना उनके। जी तो आप भी कोशिश करें, आप भी हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 90-91 तो होंगे ना आप। 90-91 वाली लिस्ट में आप होंगे। इंशाल्लाह। पैराग्राफ की सूरत में आपने तशरीह करनी है, जहां हवाला बनता है वहां लिखना है आपने, और सबक के अंदर से बातें जो पैराग्राफ से रिलेटेड है वो लिख सकते हैं। और ये पैराग्राफ की तशरीह जो है मैंने कितनी बताई आपको, ये पूरी एक शीट, हवाला मतन, सियाक़-ओ-सबाक़ और तशरीह, ये सारा पूरी मिला एक के। शीट पर मुश्तमिल हो। साफ सुथरा लिखें, एंड पे आके अच्छा तजज़िया करें, और इंशाल्लाह नंबर आपको 14 नंबर देगा। लिखाई का फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं, एक आध नंबर का पड़ता है। पूरे पेपर में कोई 2-3 नंबर का पड़ जाएगा। आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, म्यार अच्छा होना चाहिए, हवाले गलत ना हो। बच्चे हवाले लिखते हैं ना सर, हवाला गलत लिखने का मतलब क्या होता है? एग्जामिनर को आवाज मारते हैं, इधर आओ मेरा नंबर काट लो। ये गला वसेब पड़ा हुआ है। हाँ, ये उसको खुद दिखाते कहते हैं। हाँ। फिर खुद कहते हैं। कौन आएगा जी? भाई नुमाया हवाला हर बंदे को आता होता है, ऐसे ही। उसे याद होते हैं अशार। जब आप गलत लिखेंगे ना तो वो उसे कहते हैं इधर आ भाई मेरा नंबर काट ले। हाँ। ना लिखें, नहीं आता तो ना लिखें, लेकिन गलत ना लिखें। गलत ना लिखे। आपने वो नून का नुक्ता नहीं डालना था, वो लगा दिया, अब गलत हो गया, शेर वजन खराब कर दिया आपने। कुछ खराब होगा। अगर आपने वजन शेर का खराब कर दिया, उसने पा लिया, वो सर्कल लगाएगा, नंबर काटेगा। काटेगा। अगर आपने नहीं लिखा तो वो नंबर नहीं काटेगा। अगर आपने हवाले गलत लिखे, उसने 3 नंबर 4 काट लिए। अगर नहीं लिखे तो 1 काटेगा वो। इसलिए गलत लिखने से हवाला बेहतर है ना लिखा जाए। कोशिश करें सबक की तशरीह के लिए हवाले दूसरे याद करें, कुरान की आयत का तर्जमा, हदीस, वो गलत कम होते हैं। लेकिन शेर में एक हरफ की गलती भी गलत हो, गलत कहते हैं। वो बेवजन हो जाता है, फिर वो गलत कर देता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है और बाकी प्रैक्टिस करें। हम हाजिर हैं हर टाइम। बाकी और सवालात भी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह बाकी भी आ रहे हैं, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन बिलावल साहब लगा देते हैं, तो ये मैं फिर कहता हूँ ये हरफ आखिर नहीं होती, तो इसमें कोई तब्दीली तरमीम हो हमें भी सिखाइए, हम भी सीखने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ भला कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका जो है जी वो हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। बच्चे ढेरों आपके लिए दुआएं करते हैं जी। तो बेटा इस तरह इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और फिर से दुआओं में हमें याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना और इसमें दुआएं कबूल भी ज़्यादा होती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगा। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।